कुर्सी पे गिरने की आवाज़ आई तो हम लोग दौड़ के गए, देखा कि है जो गिरते ही गिरते इनके है जो सब ज़मीन पे ब्लड फैला था, ये सर यहाँ पे चोट लग गई थी, खूब फट गया था, ब्लड पूरे उसमें बह रहा था। तो उसके बाद इनको इलाज किसी उसमें आईसीयू में है जो कर दिया गया, आईसीयू में है जो करने के बाद हम मिलने भी नहीं दिया जाता था हम लोगों को। बाद में धीरे धीरे है जो इनकी स्थिति खराब होती गई और 21 तारीख को है जो इनकी डेथ हो गई। और काफ़ी है जो उधार पैसा लेकर के हमने इलाज कराया, ऑपरेशन भी कराया, लेकिन हम बचा नहीं पाए। अब घर का खर्चा हम कैसे चलाएंगे? मेरा एक बेटा है मेरा, अभी कुछ कोई कमाई का साधन भी नहीं मेरे पास कुछ बचा है, हम भी कुछ नहीं करते, हाउसवाइफ। कोई सरकारी मदद नहीं मिली है, ना ही कोई आया है, हम लोगों के पास कोई भी नहीं आया। तो जिससे मिलने की उम्मीद थी उससे कुछ नहीं मिला। सरकार ने जो हम लोगों की कोई मदद नहीं करी है। ये बीजेपी की सरकार आई थी, आते ही है जो सबसे पहले शिक्षा मित्रों पे ही टूटे उन लोगों को गिरा दिया नीचे। नमस्कार, स्टोरी बीट अमितेश में आज बात आंसू, तकलीफ और धोखे की। राजधानी लखनऊ से 27 किलोमीटर दूर मलिहाबाद के जिस जगह पर हम मौजूद हैं, दरअसल ये एक जो घर है वो एक बीएलओ का है। बीएलओ की मौत हो गई, उसके बाद से सवाल खड़े हुए। सवाल एसआईआर को लेकर हुए, सवाल सरकारी मशीनरी की दम तोड़ती सिस्टम पर हुए। आज हम इन्हीं तकलीफ़ों को समझने हम मलिहाबाद इलाके में आए हैं। और दरअसल ये जो घर है वो उसी बीएलओ का है जिनकी दर्दनाक मौत हो गई। सरकारी सिस्टम ने पल्ला झाड़ लिया, जिसको मदद करनी चाहिए थी उसकी मदद इस घर तक नहीं पहुंची। विपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मदद किया, 2 लाख रुपए इस परिवार को दिए। बाकी उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी होगा वो करेंगे। जो बीएलओ हैं उनका पूरा परिवार यहाँ पर है, खामोशी है, आंखों में आंसू हैं, तकलीफ़ें हैं और सिस्टम पर सवाल भी। सवाल इसलिए कि जो शख्स, जो बीएलओ अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे थे, एसआईआर के तमाम लगातार जो प्रेशर में रह के फॉर्म फिलअप कर रहे थे, लेकिन जब उनकी ब्रेन स्ट्रोक के बाद जब उनकी मौत हुई तो सरकारी सिस्टम ने नाता तोड़ लिया और यहाँ तक कह दिया कि दरअसल वो पहले से ही कारमुक्त थे। उनकी पत्नी हमारे साथ हैं। बताइए क्या हुआ था, पूरा वाकया क्या हुआ? बीएलओ में इनकी ड्यूटी लगी थी, सुबह से शाम तक ये काम करते थे और ये है जो अपना काम है जो उस पर है जो प्रेशर रहता था, हम लोगों को ये कभी नहीं बताया कि इनका इतना प्रेशर है। और 14 तारीख की है जो रात में ये काम ही कर रहे थे। पहले 8 बजे तक मोबाइल पे किया, 8-9 बजे तक, फिर खाना खा करके वही फिर क्या, फिर 11 बजे उससे पहले ही करने बैठे और 11 बजे के करीब इनको है जो अटैक पड़ा है। हम लोग दूसरे कमरे में थे तो ये बाहर बैठ के अपना काम कर रहे थे, कुर्सी पे गिरने की आवाज़ आई तो हम लोग दौड़ के गए, देखा कि है जो गिरते ही गिरते इनके है जो सब ज़मीन पे ब्लड फैला था, ये सर यहाँ पे चोट लग गई थी, खूब फट गया था, ब्लड पूरे उसमें बह रहा था। जल्दी से गाड़ी करके है जो इनको चरक हॉस्पिटल पहुँचाया गया। उसके बाद में वहाँ है जो सिटी स्कैन वगैरह करके पता चला कि ये जो इनके है जो ब्रेन हेमरेज है। उसके बाद इनको इलाज किसी उसमें आईसीयू में है जो कर दिया गया, आईसीयू में है जो करने के बाद हम मिलने भी नहीं दिया जाता था हम लोगों को, एक बार खाली मिलने दिया जाता था, उसमें बाद में धीरे धीरे है जो इनकी स्थिति खराब होती गई और 21 तारीख को है जो इनकी डेथ हो गई। और काफ़ी है जो उधार पैसा लेकर के हमने इलाज कराया, ऑपरेशन भी कराया, लेकिन हम बचा नहीं पाए। संगीता जी, कितना मुश्किल हो गया है परिवार चलाना। आपके आंसुओं को समझ सकते हैं हम। कोई सरकारी मदद आपको मिली या कोई भरोसा दिया गया? नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं मिली है, ना ही कोई आया है, हम लोगों के पास कोई भी नहीं आया। और केवल एक बार एसडीएम जी आए थे, उन्होंने मेरे बच्चे से कहा कि क्या करते हो, बस कहा पढ़ाई करते हैं, और बस वही कहा कि बस ठीक है आगे पढ़ाई करते रहो, बस चले गए थे।
सरकार ने है जो हम लोगों की कोई मदद नहीं करी, ये विपक्ष के होते हुए भी। क्या बेटा क्या करता है आपका? मेरा बेटा बीटेक सेकेंड ईयर में है, अभी बीटेक कर रहा है। अब हमारे पास जो शिक्षा मित्र है 10,000 का सहारा था वो भी चला गया। अब घर का खर्चा हम कैसे चलाएंगे? मेरा एक बेटा है मेरा, अभी कुछ कोई कमाई का साधन भी नहीं मेरे पास कुछ बचा है। हम भी कुछ नहीं करते, हाउस वाइफ। मेरा बच्चा भी पढ़ रहा है, आगे हम कैसे क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आता है। आगे कैसे क्या खर्चा चलेगा, कैसे क्या पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, इनको कैसे करेंगे। अभी ये तो पढ़ाई ही कर रहे हैं, हमारे पास भी कोई कमाई का कोई साधन नहीं है। विजय कुमार वर्मा जी जो आपके पति हैं संगीता जी, वो शिक्षा मित्र थे, कितनी तनख्वाह मिलती थी उनको? ये 2002 से है जो थे, उसके बाद में इनका समायोजन हो गया था अखिलेश जी की सरकार में। तो उसके बाद में अखिलेश जी की सरकार में जब इनका समायोजन हो गया था तो पैसे बढ़ गए। तो उसके बाद में जब से ये बीजेपी की सरकार आई थी, आते ही है जो सबसे पहले शिक्षा मित्रों पे ही टूटे उन लोगों को गिरा दिया नीचे। तो उस पर 10,000 रुपये मिलते हैं। 10,000 में है जो हम लोग बड़ी मुश्किल से खर्चा चलता था। अब उसका भी सहारा नहीं रहा। 10,000 में है जो क्या होता है, कैसे बच्चा पढ़ाए, कैसे घर का है जो राशन पानी लाए, क्या करें, कैसे खाए पिए। कितनी उम्र थी आपके हस्बैंड की? 50 साल, 50 साल के थे ये पूरे अभी। अब कोई अफसर या कोई सरकारी मदद आप तक नहीं पहुंची? नहीं, कोई मदद नहीं मिली है। और जबकि इनको है जो ये काम कर रहे थे, इनको दिखा दिया गया कि है जो कार्यमुक्त थे। और स्कूल में भी है जो इनके जो और टीचर थे उन पे भी दबाव बनाया गया कि कह दीजिए कि पहले से बीमार थे तो ये पहले से छुट्टी पे थे। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बीमार बिल्कुल नहीं थे, इनको कभी बुखार तक नहीं आता था, स्वस्थ थे बिल्कुल। केवल उसी दिन अचानक है जो ये काम के दबाव की वजह से ही ऐसा हो गया, नहीं तो कभी ये बीमार नहीं हुए हैं। और जबकि 14 तारीख को इन्होंने है जो काम आ करके अपने क्षेत्र में फार्म भी बांटे, सब कुछ किया है इन्होंने। जो स्कूल में जो इनके साथ के विजय कुमार वर्मा जी के जो साथ के अध्यापक थे, शिक्षा मित्र थे, तो उनसे बात आपकी हुई तो उनका क्या कहना था? उनका यही कहना था कि बढ़िया, अब अभी तो इधर बीएलओ में लग गए थे तो स्कूल आते थे, आ करके जो बहुत अच्छा व्यवहार है। आप लोग टीचर्स जा करके अभी भी इस समय है पता कर लीजिए कि इनका नेचर कैसा था, कैसा व्यवहार था, आपको सब बता देंगे। बहुत ही अच्छे नेचर के थे ये, अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनती थे। तो फिर सरकारी सिस्टम ने ये क्यों कहा कि कार्यमुक्त कर दिया गया, ऐसा क्यों? अब है जो ये तो सरकार ही बताए कि है जो कार्यमुक्त कैसे थे, जब इन्होंने है जो उसी दिन फार्म बांटे हैं, मोबाइल पे काम करके है जो दिया है सुपरवाइजर को। मेरे पास सारे सबूत हैं, जो इन्होंने कागज लाए हैं उनका भी सब कुछ है मेरे पास। तो कार्यमुक्त कैसे थे आप ही बताइए। ये है जो 14 तारीख की रात के 8-8:30 बजे है जो मोबाइल पे काम भेजा है, तो ये कार्यमुक्त कैसे थे? इसका हमें अब सरकार खुद जवाब दे कि है जो कैसे बताया है कि कार्यमुक्त थे, उसका सबूत दे हमको आके। ये सवाल जो आपने पूछा तो सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब आया? नहीं, कुछ नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। ना ही है जो किसी ने है जो कुछ जानने की कोशिश करी, ना ही अभी तक कोई फ़ोन आए हैं, कुछ नहीं हुआ है। संगीता जी क्या चाहती हैं? अब आपके पति इस दुनिया में नहीं हैं, तकलीफ है, आंसू है, चाहती क्या है? हम चाहते हैं कि है सरकार है जो हमारी आर्थिक मदद करे, मेरे बच्चे के लिए सरकारी नौकरी दे, यही हमसे सरकार से मांग है। विजय वर्मा जी के बेटे हर्षित हैं हमारे साथ। हर्षित, आपकी तकलीफ़ों को हम समझ सकते हैं। सरकारी सिस्टम जिसको खड़ा होना चाहिए था आपके साथ, खड़ा नहीं रहा, तकलीफ होती है? जी, काफ़ी तकलीफ़ होती है। जब सरकार के लिए वो काम कर रहे थे, न्याय आयोग के लिए, लेकिन न्याय आयोग ने इस पर कुछ भी बयान नहीं दिया कि संतावना नहीं देते कुछ, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ बयान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने डीएम झुठला रहे हैं कि वो काम ही नहीं कर रहे थे, उनको पहले ही कार्य मुक्त कर दिया गया था। इससे आदमी को काफ़ी आहत महसूस होता है कि क्या, जब इनके लिए काम कर रहे थे वही आपके साथ नहीं है तो क्या फ़ायदा ऐसा काम करने का। बीएलओ का काम मैं कहूँगा बहुत थैंकलेस काम है। ये 1 महीने के लिए 1000 रुपये देते थे, फिर लेबर से भी बेकार काम था ये कि इतनी मेहनत आदमी करे, उसमें भी कुछ
रिवॉर्ड या फिर पैसे भी कुछ नहीं मिलते थे। 1000 रुपये आदमी देता था 1 महीने के काम के लिए, इतना काम लेते थे। जिस दिन घटना हुई उस दिन आप कहाँ थे? जी मैं घर ही में था पिताजी के साथ। कुछ डिस्कस करते थे आपसे, क्या कुछ कहा आपसे उस वक्त? जी उन्हें काफ़ी दिक्कत होती थी, फ़ोन से काम सीडिंग करनी रहती थी। फ़ोन 50 साल की उम्र हो चुकी थी उनकी, फ़ोन से काम करने में काफ़ी दिक्कत रहती थी। हमसे पूछते थे कि काम कैसे, तो उनको बताते थे कि ऐसे ऐसे करना है। फिर हमसे ने भी काफ़ी फॉर्म भरे उनके, यही था। फिर ये भी कैसे काफ़ी टेंशन में रहते थे वो, दबाव भी पड़ता था उनके। तो उनके जाने के बाद अब हम लोग फ़ोन देखते हैं उनका, तो उसमें दिखा कि काफ़ी उनके सुपरवाइज़र से मैसेज आते थे, धमकियाँ मिलती थी कि FIR कर देंगे, वेतन रोक देंगे। पता जिनका 10,000 का वेतन है वो भी आप रोक देंगे तो आदमी कैसे घर चलाएगा। मैसेज है आपके पास अभी जी भी? बिल्कुल है मैसेज मेरे दिखाइए। पास। तो ये जो मैसेज आया है, फिर सरकार क्यों कह रही है, जो अधिकारी हैं वो क्यों कह रहे हैं कि वो कार्यमुक्त थे? आपने इस बात को लेकर बात की आपने? जी बिल्कुल बात करें। ये पापा का मोबाइल है आपका? नहीं मेरा मोबाइल है, ये वाला पापा का मोबाइल है, इस पे आते थे काफ़ी। व्हाट्सएप मैसेज आया है? जी जी उनका स्क्रीनशॉट लेके मैंने रखा हुआ है। तो ये आपने दिखाया अधिकारियों को कि भाई जी साहब आप बिल्कुल तो दिखाया कह रहे हैं मैंने, कि सारे कार्यमुक्त? सबूत दिए मैंने, मीडिया को भी सबूत दिए। हाँ। ये देखिए ये काम भेजा था उन्होंने, ये अपने सुपरवाइज़र को 14 तारीख को ही काम भेजा था। उन सुपरवाइज़र का मैसेज भी, रिप्लाई भी आया था। देखिए 15 नवंबर, ये 14 नवंबर का ये है, जिस दिन ये 8:30 बजे उन्होंने काम भेजा था, सुपरवाइज़र का रिप्लाई आया था। ये फूल बना के भेजा है, यानी कि इन्होंने काम अच्छे किए थे। जी हाँ। देखिए उस दिन पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इन्होंने। ये देखिए पार्ट नंबर 181 विजय कुमार वर्मा, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे इन्होंने सारे। कितने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए थे? 567। यानी कि 567 जो फॉर्म है वो विजय वर्मा आपके पिताजी ने डिस्ट्रीब्यूट किए। जी जी उनके यानी बाद कि SIR का जो काम है वो कर रहे थे। जी बिल्कुल कर फिर रहे ये कह देना कि वो कार्यमुक्त थे, थे। जी काफ़ी निंदनीय है कि वो कार्यमुक्त है। 14 नवंबर को देखिए उन्होंने भेजा हुआ है कार, और 14 नवंबर के ही 11:30 से 12 बजे के बीच में उनको ब्रेन हेमरेज का अटैक पड़ा है। और उस समय उन्होंने DM ने निकाला है कि वो कार्यमुक्त है, जबकि उन्होंने 14 नवंबर को अपना कार्य करके भेजा है, और उनके सुपरवाइज़र का रिप्लाई भी आया है उस कार्य पर। अब सोचिए कि ये विजय कुमार वर्मा जी का घर है, शिक्षा मित्र के रूप में वो कार्यरत थी, 10,000 रुपये उनकी सैलरी थी, और 10,000 रुपये में बेटे को पढ़ाना, घर का काम काज जो खर्चे हैं वो चलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पे थी। SIR की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थी वो भी निभा रहे थे। बाकायदा उन्होंने अपना काम, जो फॉर्म फिलअप का काम है, SIR का जो काम है वो उन्होंने किया। लेकिन जब उनको काम के दबाव में जब ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उसके बाद से जब आप लोग गए तो सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। जी बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने मानने को ही नहीं तैयार है कि वो कार्य कर रहे थे। उन्होंने दिखा दिया कि वो 14 तारीख से पहले ही उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया था, ताकि उनको कोई जवाबदेही ना बने। आप युवा हैं जी। इस सरकारी सिस्टम को बहुत करीब से आपने देखा, आपके पिताजी के न रहने के बाद जी क्या लगता है? मैं काफ़ी उदास हुआ कि हमारी सरकार, इतनी भारत सरकार से ग्लोबल लेवल पे काफ़ी कहते हैं कि चौथे नंबर पे हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन जब मैंने इसे पास से देखा तो मुझे लगा कुछ नहीं है, ये चौथे नंबर पे हैं, आप मदद नहीं कर रहे हैं अपने सिटीजन्स की। कि भारतीय नागरिक क्या करेगा? हमारे ग्लोबल लेवल पे चौथे नंबर पे रहने से क्या फ़ायदा है हमारा? कि हमारा तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जब आदमी सरकारी काम कर रहा है, उसमें भी उनकी डेथ हो गई, उसमें भी सरकार मानने को ही नहीं तैयार है कि उनकी सरकारी काम से वो हुआ। शुक्रिया। ये ज़मीनी हकीकत है, ज़मीनी सच्चाई है, जिसको समझना होगा। विजय कुमार वर्मा के घर में आज आंसुओं का सैलाब है। बेटे हर्षित को चूँकि पढ़ाई कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि उनकी आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी। विजय कुमार वर्मा की पत्नी हैं जो परेशान हैं। सरकारी सिस्टम से उम्मीदें थी, लेकिन सरकारी सिस्टम ने पूरी तरीके से दम तोड़ दिया। और ये हकीकत राजधानी लखनऊ, उसी राजधानी लखनऊ की है जहां से पूरे उत्तर प्रदेश की सूबे की सरकार चलती है। आप सोचिए कि एक शिक्षा मित्र का परिवार
जो पहले से बेहाल और परेशान था उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, इस सरकारी सिस्टम ने उनको कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल एक दो नहीं है, सवाल कई हैं जिनका जवाब हम सबको तलाशना होगा। स्टोरी विद अमितेश में मेरे साथ बस इतना ही। एक नई स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।